हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको चंपारण टीवी में। आज हम करेंगे 200 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का। ये पार्ट 3 होगा। इस पार्ट में हम बहुत ही शानदार शानदार करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं, जो कि आपके बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और जैसे बीपीएससी हुआ, बीपीएससी टीआरई का हुआ, या फिर एसएससी का हुआ, सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व विकसित करने की कोशिश स्वीकृति दी है? तो देखिए, बिहार सरकार जो है उससे सेकंड टाइगर रिजर्व विकसित करने की स्वीकृति दी है। तो सबसे पहले जानना होगा हमें कि पहला टाइगर रिजर्व है कौन। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये पहले जानना जरूरी है, तब हम सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व है, ये है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? ये आपका वेस्ट चंपारण में है, नेपाल से सटा हुआ। ठीक है, इसका जो एरिया है वो आपका 1000 किलोमीटर स्क्वायर में है। इस टाइगर रिजर्व में लगभग बाघों की जो संख्या है वो 54 है। ठीक है, यहाँ पे टाइगर सफारी की शुरुआत हुई 1 नवंबर 2022 से। टाइगर सफारी की शुरुआत की गई। अब उसके बाद बात करते हैं हम दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार में स्टार्ट हुआ है, जिसको स्वीकृति मिला है, वो है आपका कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। ये जो है आपका, ये रोहतास और कैमूर के बीच फैला हुआ है। रोहतास प्लस कैमूर। ये सेकंड है बट हाईएस्ट है एरिया वाइज। इसका एरिया है आपका 1500 किलोमीटर स्क्वायर, 1504 के आसपास है, बट 1500 किलोमीटर स्क्वायर इसको हम लेके चलेंगे। अब उसके बाद देखते हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर था, ये बड़ा पूछता है एग्जाम में। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1973 में। तो बताइए 1973 में उस समय गवर्नमेंट किसका था? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, उसके बाद एक आता है प्रोजेक्ट टाइगर के बाद प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता जो है वो 2022 में शुरू किया गया पीएम मोदी जी द्वारा। इसके बाद बात करते हैं, जब बाघों की बात चल ही रही है तो गुजरात को जो है, गुजरात में के जो गिर है, गिर नेशनल पार्क, वहाँ पे लायंस है, लेकिन यहाँ पे जो है वो बाघ भी देखा गया है। बाघ भी कुछ देखा गया है। पहले इसका प्रमाण नहीं था, बट अभी जो फुटेज वगैरह मिल रहा है वहाँ से, तो बाघ भी देखा जा रहा है। सो गुजरात को भी टाइगर स्टेट कहा गया है। अब इसके बाद कहा जा रहा है टाइगर स्टेट। अच्छा बताइए, सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है पूरे भारत में? तो सबसे ज़्यादा है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में मैक्सिमम टाइगर है। उसके बाद एक बात और बताइए, टाइगर से रिलेटेड जब बात चल ही रही है तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 9 अप्रैल 2023 को। कर्नाटक के मैसूर में मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उनका उनका स्टार्ट करने का जो लक्ष्य था वो ये था कि जो बिल्ली, बड़ी जो बिल्लियाँ होती है जिसकी 7 प्रजातियां हैं, उसको संरक्षण प्रदान करना। क्या प्रदान करना? संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, अब वो 7 प्रजातियां में कौन सा है उसको देखिए थोड़ा। बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जेगुआर है और प्यूमा है। ठीक है, ये 7 है जिसको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल किया गया है।
अच्छा, आप ध्यान रखेंगे जब क्वेश्चंस पूछेगा ना कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो कितना है, तो कहीं कहीं आपको 1000 किलोमीटर स्क्वायर भी मिलेगा, और कहीं कहीं जो है एग्जैक्ट 898.5 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर भी दिखेगा। ठीक है, तो ये दोनों डाटा का को आप ध्यान रखेंगे। सो ये सारा जो क्वेश्चन था वो आपका कैमूर वन्य जीव अभयारण्य से रिलेटेड था, और वाल्मीकि जो अभयारण्य है उससे रिलेटेड था। उम्मीद करते हैं इससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2024 को राजेंद्र नगर पटना में बिहार के किस उप मुख्यमंत्री की स्मृति में बनाए गए पार्क का उद्घाटन किया, जिसमें उनकी प्रतिमा का विधिवत अनावरण भी किया गया। मतलब एक पार्क स्टार्ट किया गया, ठीक है, और एक स्टैट्यू भी। तो नीतीश कुमार जी द्वारा वह स्टार्ट किया गया ये, एक मिनट, तो किसकी स्मृति में? ऑप्शन है सुशील कुमार मोदी, कर्पूरी ठाकुर जी, इनको भारत रत्न मिला था पिछले साल। तेजस्वी प्रसाद जी लालू प्रसाद जी के बेटे हैं। ऑप्शन हो जाएगा सुशील कुमार मोदी, यही हो जाएंगे आंसर। सुशील कुमार मोदी जी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको याद रखेंगे आप, कि इन्होंने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया था। ठीक है, ये ग्रीन बजट पेश करने वाले थे पहली बार 2020-21 में। ठीक है, 2020-21 में इन्होंने पेश किया था, फाइनेंशियल 2020-21 में, जब 15 मार्च 2020 को बजट आया था उस समय ग्रीन बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? मतलब सबसे ज़्यादा चावल जो प्रोड्यूस करता है वो कौन सा है अभी वर्ल्ड में? तो वर्ल्ड में अभी जो है भारत बन रहा है किसको पछाड़ के? चाइना को पछाड़ के। हमसे पहले चाइना करता था, अभी हम चाइना को हमने पछाड़ दिया इसके क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, केरल साहित्य महोत्सव 2026 में किसे गेस्ट ऑफ ऑनर ग्रुप में आमंत्रित किया गया है? गेस्ट ऑफ ऑनर ग्रुप में किसको आमंत्रित किया गया है केरल साहित्य महोत्सव के में? तो इसमें आमंत्रित किया गया है नासा की जो अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स जी, इनको आमंत्रित किया गया है। ये जो महोत्सव है वो केरल के कोझिकोड में हो रहा था। कहाँ पे? केरल के कोझिकोड में। ठीक है, और सुनीता विलियम्स जी हाल ही में बहुत चर्चा में रही थी, क्योंकि लगभग ये 286 दिन के बाद अंतरिक्ष से वापस आई। ठीक है, लगभग 286 दिन के बाद अंतरिक्ष से वापस आई। इनके साथ 3 लोग गए थे, वूच मिलवर गए थे, निक हैग और अलेक्जेंडर गोबुरनॉव। तो ये तीनों आदमी जो है आफ्टर 286 डेज वापस आए थे 19 मार्च 2025 को। तो ये बहुत चर्चा में रहे थे। ये गए थे कुछ ही दिनों के लिए, लेकिन वहाँ पे इनका जाने के बाद जो इनका जो बोइंग था वो ख़राब हो गया। ठीक है, बोइंग स्टारलाइनर का जो ये था वो ख़राब हो गया। इसके बाद वो वहीं पे ही रुक गए। फिर ये वापस आए थे आफ्टर 286 से 19 मार्च 2025 को। सुनीता विलियम्स जी जो है वो मूल रूप से अहमदाबाद की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? अहमदाबाद। बट ये नासा के लिए काम करती हैं। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात के रहने वाली, बट नासा के लिए काम करती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर साहित्य महोत्सव की बात चली रही है तो केरल साहित्य की, तो हम बिहार साहित्य को थोड़ा देखते हैं। नालंदा साहित्य महोत्सव ये जो है ये स्टार्ट हुआ था आपका 21 से 25 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, कहाँ पे चला? तो राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में। ठीक है, इसका पहला संस्करण था ये, और इसका जो उद्घाटन किए थे वो बिहार के राज्यपाल किए थे। सबको पता ही होगा बिहार के राज्यपाल कौन थे। खान सर के शादी में गए, और वहाँ पे बहुत चर्चा में रहते, उनके शादी से कुछ दिन पहले उनकी कोचिंग में गए थे ये। तो ये थे आरिफ मोहम्मद खान जी, बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं।
अगला क्वेश्चन है, जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को, इनको नियुक्त किया गया है सिक्किम उच्च न्यायालय का। ठीक है, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अच्छा देखिए, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, किस आर्टिकल में ये चीज़ है? तो 217 आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन्ड है। अच्छा, इनकी जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तो होती है, बट एक प्रणाली है, उस प्रणाली के तहत होती है। उस प्रणाली को क्या कहते हैं? कॉलेजियम प्रणाली। क्या कहते हैं? कॉलेजियम प्रणाली। पूछता है ये, इसको ध्यान रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है किस प्रणाली के तहत होती है? तो कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, और आर्टिकल 217 में इसका उल्लेख है। अच्छा, अभी हाल ही में बिहार के जो है वो पटना हाईकोर्ट के जो है वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, संगम कुमार साहू जी। संगम कुमार साहू जी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, उससे पहले जो थे 46वें नंबर के, वो पवन कुमार, इससे 47वें नंबर के हैं। ठीक है, आज 46वें नंबर के थे पवन कुमार। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ और कब आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा जो संस्करण है वो गोवा में स्टार्ट हुआ है, और 1 जनवरी से 6 जनवरी तक चलेगा ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया बीच गेम्स, सॉरी, ये गोवा नहीं होगा, ये शायद ये होगा आपका यहाँ पे 5 से 10 जनवरी के बीच हुआ था, दीव में हुआ था। ठीक है, 5 से 10 जनवरी के बीच में दीव में हुआ था, इसको याद रखेंगे। दीव में एक बीच है, घोघला बीच, वहीं पे हुआ था। अच्छा, इसका जो शुभंकर था वो क्या था? तो इसका जो शुभंकर था वो पर्ल था। पर्ल जो होता है वो एक तरह का डॉल्फिन होता है, जिसको हंसता हुआ डॉल्फिन या खुशमिजाज डॉल्फिन कहा गया है। तो पर्ल था, सीधे आप ध्यान रखेंगे, पर्ल था जो एक तरह का खुशमिजाज डॉल्फिन है। ठीक है। अच्छा, खेलो इंडिया के कार्यक्रम को जो शुरुआत किया था भारत सरकार के द्वारा, वो कब हुआ था? खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत ये 2017 में हुआ था। ठीक है, और ये जो हुआ है अभी खेलो इंडिया बीच गेम्स, इसका पहला संस्करण यहीं पे हुआ था, दीव में ही पहला संस्करण हुआ था, दीव में फर्स्ट संस्करण। ये 2025 में हुआ था आपका, 19 से लेकर के 24 मई के बीच में, दीव के घोघाला बीच पे, जहाँ पे ये दूसरा वाला हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पोंगल के दौरान खेले जाने वाले पारंपरिक खेल जो होते हैं जलीकट्टू, वो किसके लिए जाना जाता है? देखिए, जो जलीकट्टू होता है ना, उसमें सांडों को वश में करने की परंपरा है, मतलब बुल फाइटिंग यहाँ पे होता है, उस तरह की लड़ाई होती है। पोंगल जो होता है वो आपका 9 वर्ष की शुरुआत के लिए ये पर्व मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में। और इसी दौरान ग्रामीणों के द्वारा एक खेल खेला जाता है, उस खेल का नाम है जलीकट्टू। इसमें जो होता है वो सांडों के बीच लड़ाई की जाती है, सांडों और इंसानों से लड़ाई होती है। ठीक है, जिसमें सांडों को वश में किया जाता है, इस तरह से। अच्छा, तमिलनाडु में कुछ इम्पोर्टेंट जो त्यौहार है उसको हम देखते हैं, जो बार बार पूछता है। ठीक है, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जल्लीकट्टू, इसको ध्यान रखेंगे, जलीकट्टू। उसके बाद है थीपुसम, थाईपुसम भी कहते हैं इसको, थाईपुसम, थिरुवयारू, थिरुवयारू, कार्तिकई, दीपम त्यौहार। ठीक है, पोंगल जो 9 वर्ष का अभी बताया मैंने,
और चित्री राय। और भी कुछ है जो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जल्लीकट्टू है, कार्तिकई है, पोंगल है, ठीक है, थाईपुसम है। अगला क्वेश्चन है, नंदिनी चक्रवर्ती जो 1994 बैच की हैं आईएएस अधिकारी, इनको हाल ही में किस राज्य की महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? नंदिनी चक्रवर्ती, इनको जो है पश्चिम बंगाल राज्य के महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अच्छा, बिहार का मुख्य सचिव अभी कौन है? हो सकता है इस बार बीपीएससी का क्वेश्चन होगा ये, प्रत्यय अमृत, ठीक है, कौन है? प्रत्यय अमृत। अच्छा, इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहली बार कोई महिला मुख्य सचिव बना है किसी स्टेट का, तो उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा जो में है, उड़ीसा में एक है अनु गर्ग, इन्हें उड़ीसा का पहला महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, पहला महिला मुख्य सचिव, ठीक है, याद रखेंगे। प्रत्यय अमृत बिहार के हैं, उड़ीसा के पहली महिला मुख्य सचिव बनी है अनु गर्ग जी, और नंदिनी चक्रवर्ती जो है वो आपकी पश्चिम बंगाल की बनी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा के 1996 बैच के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनका नाम है मुकेश सिंह जी, ये बेगूसराय के रहने वाले हैं, ठीक है, बेगूसराय बिहार। बिहार में एक जगह है बेगूसराय में मंझौल, ये उनका पैतृक घर यहीं पे है, मंझौल, ये यहीं के रहने वाले हैं। इनको जो है किस क्षेत्र की पुलिस का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो डीजीपी इनको नियुक्त किया गया है लद्दाख का, ठीक है, कहाँ का किया गया है? लद्दाख का। अच्छा, आप सभी को पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को जो है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग करके दो अलग अलग बनाया गया था यूटी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर को जो बनाया गया था वो विधानसभा के साथ बनाया गया था, किससे? विधानसभा रहेगा, और लद्दाख को बनाया गया था बिना विधानसभा का, विदाउट विधानसभा, ठीक है। ये सब दोनों जो है 31 अक्टूबर से प्रभावी हुआ था, 5 अगस्त को रिपोर्ट आया था और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ था, ठीक है। ये जो मुकेश सिंह जी हैं, इनको 2 बार राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार भी मिल चुका है, इनको 2 बार वीरता पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो ये सारा इम्पोर्टेंट था। अच्छा, बिहार के भी डीजीपी कौन है? बिहार का डीजीपी अभी कौन है? बिहार के डीजीपी है वर्तमान में श्री विनय कुमार जी हैं, ठीक है। अच्छा, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दो अलग अलग यूटी बने थे 5 अगस्त 2019 को, ये जो तिथि है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन जो है 5 अगस्त 2019 को ये रिपोर्ट आई थी और 370 भी इसी दिन हटा था। तो जब हटा था उससे पहले तक यहाँ के जो राज्यपाल थे, लास्ट अंतिम राज्यपाल, वो सत्यपाल मलिक जी थे, जो पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, सत्यपाल मलिक जी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि जिस दिन ये हटा था 370, ठीक है, और जिस दिन ये रिपोर्ट आई थी ठीक उसी दिन उनका निधन भी हो गया था, सत्यपाल मलिक जी का। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर थे, रह चुके हैं। सो इनके बारे में थोड़ा सा ये ब्रीफ था मैंने दिया, अभी इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, राज्यपाल की जो व्यवस्था है संविधान में, ये 153 में है, और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो 155 में है, मतलब 155 के तहत राज्यपाल की किसी राज्य में नियुक्ति होगी, और 153 में ये है कि राज्यपाल जो है वो किसी राज्य का रहेगा, मतलब उसमें उसकी व्यवस्था रखी गई है।
इसके जो बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 35 ईयर्स, 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन? राज्य का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में COP17 का आयोजित करेगा? ठीक है, तो ये आर्मेनिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित विश्व खेल शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में दुबई में आयोजित हुआ है इसमें ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है नोवाक जोकोविच को। ठीक है, नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के प्लेयर हैं। कहाँ के प्लेयर हैं? सर्बिया के प्लेयर हैं। ठीक है, इन्होंने जो है ये अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ग्रैंड स्लैम आखिर होता क्या है? कोई भी प्लेयर जब एक ही वर्ष में, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन, ये चारों अगर जीत जाता है तो फिर उसे ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। एक साल में जब वो जीतता है तो इस तरह से नोवाक जोकोविच जो है वो 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन है कि 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार भारतीय सेना का पशु दस्ता शामिल हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कैप्टन हर्षिता राघव। ये जो है इन्होंने पशु दस्ता शामिल जो हुआ था उसका नेतृत्व किया था इन्होंने। भारतीय सेना का जो पशु दस्ता, इसमें क्या होता है, घोड़ा और कुछ अन्य सैन्य जानवर जो हैं उनको शामिल किया जाता है और उनके सामूहिक प्रदर्शन को दिखाया जाता है। तो उनका जो नेतृत्व किए हैं कैप्टन हर्षिता राघव। अच्छा, मैंने एक बार पहले वीडियो में बता रखा है ये चीज़ कि 2026 में गणतंत्र दिवस में इस बार के 2 मुख्य अतिथि कौन से हैं? तो 2 मुख्य जो अतिथि है वो पहला है उर्सुला वान डेर लेयन, उर्सुला वान डेर लेयन, ये मैंने पहले बताया है। और एक और थे एंटोनियो कोस्टा। ये जो दोनों हैं वो यूरोपीय यूनियन के शीर्ष अधिकारी हैं। ठीक है, शीर्ष अधिकारी है। यही 2 नाम याद रखना है। और क्या चीज़ से रिलेटेड है? यूरोपियन यूनियन से, बस और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का हाल ही में अंतरिम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द अंतरिम चीफ ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। NIA का जो है चीफ किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राकेश अग्रवाल जी। ठीक है, इन्हें हाल ही में चीफ बनाया गया है किसका? NIA का। अच्छा, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। ठीक है, कि कुछ इम्पोर्टेंट देशों के जो खुफिया एजेंसी है उनका नाम देखते हैं। भारत का आप लोगों को पता ही है, रॉ, IB। ठीक है, इंडिया का है, अमेरिका का आप सबको पता होगा CIA। ठीक है, उसके बाद FBI, ब्रिटेन का है M16, क्या है? M16 और M15। चीन का है MSS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। उसके बाद है इजराइल, इसको कौन नहीं जानता होगा, मोसाद। और पाकिस्तान तो खैर सभी को पता है, ISI।
सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जो खुफिया एजेंसी है इंपॉर्टेंट देशों के, उन्हें याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य में हाल ही में नया जिला बनाया गया है, उसका नाम क्या है और किस नाम पर आधारित है? ठीक है, सो जो नया जिला बना है उसका नाम है कुशावती जिला। ये जो कुशावती जिला है वो प्राचीन कुशावती नदी के नाम पर रखा गया है इसको। ठीक है, गोवा के अभी जो सीएम है वो कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं। अच्छा, गोवा जो है वो अपना मुक्ति दिवस मनाता है, वो मनाता है 19 दिसंबर को। क्यों मनाता है? क्योंकि इसी दिन जो है 19 दिसंबर 1961 ऑपरेशन विजय स्टार्ट हुआ था, और ऑपरेशन विजय के तहत जो है गोवा, ऑपरेशन विजय, इसके तहत गोवा, ठीक है, दमन और दीव, इन तीनों को मिलाया गया था भारत में सफल अभियान के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप मुख्य वाइस चीफ एयर स्टाफ, ठीक है, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है इनको नागेश कपूर को। ठीक है, नागेश कपूर को जो है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसके अलावा देखते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? ये प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। दूसरा है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये वाइस एयर स्टाफ नहीं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये हुए हैं आपके अमरप्रीत सिंह। ठीक है, उसके बाद है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये बने हैं दिनेश त्रिपाठी जी, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। तो ध्यान रखेंगे, आर्मी स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी बने हैं। एयर स्टाफ कौन है? अमरप्रीत सिंह बने हैं। और नेवल स्टाफ कौन है? दिनेश त्रिपाठी जी बने हैं। उसके अलावा इनका नाम भी याद रखेंगे, जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किए गए हैं, नागेश कपूर जी। अगला क्वेश्चन है, जन विश्वास बिल 2026, इसकी मंजूरी दी गई है किस राज्य में? तो दिल्ली में। इसमें क्या है कि छोटे जो अपराध है उसको अपराध की श्रेणी से हटाना है, ठीक है, और ताकि हटाना है ताकि जो नियम का पालन हो वो आसानी से हो सके। तो ये दिल्ली में लागू किया गया है जन विश्वास बिल 2026। अगला क्वेश्चन है, देश में ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से हिजाब, नकाब, घूंघट या हेलमेट पहनकर शॉप में प्रवेश करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य है कौन सा बना है? ये बना है बिहार। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है किस चीज़ पे? हिजाब पे, नकाब पे, घूंघट या हेलमेट पहनकर आप किसी भी ज्वेलरी की दुकान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये बिहार में लागू हुआ है, और यह जो है वो 8 जनवरी 2026 से पूरे बिहार में लागू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन किया है जिसमें उनके कार्यकाल 2014 से लेकर के 2025 तक के प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषणों का संकलन है? तो उसका नाम है खुतबात ए मोदी, खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से। ठीक है, ये जो पुस्तक है ये उर्दू में अभी फ़िलहाल है। ठीक है, और इसका विमोचन किया है कौन? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। इस पुस्तक में मेनली ये चीज़ दिखाया गया है कि सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास के सिद्धांत पर आधारित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट। ये 2014 से लेकर 2026 तक अभी कंटिन्यूसली हैं। सो इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग
आईपीएल जो है उसको टेलीविज़न और डिजिटल प्रसारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जो अगला आईपीएल होने वाला है 2026 वाला, इस पर रोक लगा दिया गया। किस देश में? तो बांग्लादेश में। आप सबों को पता ही होगा बांग्लादेश और आईसीसी के बीच अभी कितना, और इंडिया उसमें आ गया था मुस्ताफिजुर को लेकर के। उसके बाद बवाल बढ़ा, फिर बांग्लादेश आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो फिलहाल चल रहा है उसमें शामिल नहीं हुआ है। इसी सब को देखते हुए उसने क्या किया कि आईपीएल जो होने वाला है 2026 में, उसको उसका जो टेलीविज़न और डिजिटल प्रसारण होगा बांग्लादेश में, उस पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अच्छा, बांग्लादेश की बातचीत चल रही है तो देखते हैं थोड़ा बांग्लादेश का इतिहास क्या कहता है। बांग्लादेश आप सबों को पता ही होगा 1947 तक के भारत का हिस्सा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, विभाजन होता है। तो विभाजन के बाद पाकिस्तान और इंडिया जब विभाजन होता, तो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र था, ठीक है, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र था वहाँ इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया इसको। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। चूँकि वो पूर्वी पाकिस्तान में भाषा, संस्कृति और आर्थिक जो भेदभाव के कारण वहाँ पे वर्षों तक लोगों के बीच असंतोष पनपता रहा। फिर समय आता है 1970। 1917 में अवामी लीग जो थी, जिसके हेड थे मुजीबुर रहमान, इनको ये आम चुनाव लड़ते हैं और आम चुनाव में इनको स्पष्ट बहुमत मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी सत्ता नहीं दिया गया, इनको सत्ता नहीं सौंपी गई। इसके बाद क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की भावना बहुत ज़्यादा भड़क उठी। इस सब को देखते हुए जो अवामी लीग है, इसने क्या किया कि 26 मार्च को 1971 में स्वतंत्रता घोषित कर दिया और अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे ये लोग उस दिन के बाद से। इस सब चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, इस सब चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक मुक्ति वाहिनी सेना बनाई थी इसने। ये जो मुक्ति वाहिनी थी, ये पाकिस्तान से भी लड़ रहा था। ठीक है, और पाकिस्तान से किस प्रकार से लड़ रहा था? गुरिल्ला युद्ध। पूछता है मुक्ति वाहिनी के बारे में, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। इन सब के बाद 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर देता है। और भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है आप सबको पता ही है 1971 का कितना भयंकर हुआ। और उस युद्ध में 13 दिन जो युद्ध चला, इस युद्ध में भारत ने जीत हासिल की। पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिक भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिए थे। सोच सकते हैं भारत कैसे जीता था। अगला जो क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? तो 923 लड़की पर प्रति 1000 लड़के। लड़कियों की संख्या वहाँ पर कम है। ठीक है, अच्छा, जब लिंगानुपात का बात चला है तो इस पर तुम कुछ बात करते हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का। कितना है? 10 सॉरी कहाँ चला गया यार, 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष थे। ठीक है, 1084 महिलाओं पे 1000 पुरुष थे। उसके बाद सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का। 879 महिलाओं पे 1000 पुरुष थे। और बिहार की अगर हम बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा जिला है? तो ये है आपका गोपालगंज। और न्यूनतम पूछता है अगर, तो ये है मुंगेर। ये याद रखेंगे, बिहार में कौन सा जिला है जो सर्वाधिक लिंगानुपात है? गोपालगंज है। और न्यूनतम जो है वो मुंगेर है।
पहली पूर्णकालिक जो जनगणना हुई थी भारत में वो 1881 में हुई थी, 1881 में। किसके समय में हुई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी। ठीक है, अभी जो होने वाली है वो 16वीं नंबर की जनगणना होगी। अच्छा, एक और चीज़, जो 2011 में जनसंख्या जो वृद्धि थी, दशकीय वृद्धि, वो कितना था? 17.7% था। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो केरल है, 94%। और सबसे जो कम है वो बिहार है, 61.8%। सबसे कम किसका है? बिहार का, 61.8, और केरल का सबसे ज़्यादा 94%। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 जो 9 जनवरी से शुरू हुआ था, किसने जीता है इसको? ये आरसीबी ने जीता है। इस मैच में बहुत ही शानदार पारी खेला था जो आरसीबी के कैप्टन है स्मृति मंधाना जी ने, उन्होंने, और अपने टीम को जीत दिलाई थी। अच्छा, अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट हुआ है आईसीसी का, आईसीसी अंडर-19 टूर्नामेंट। इसमें जो है भारत ने इंग्लैंड को हराकर 100 रनों से हराया था, हरा करके ये खिताब जीता है। और ये जो टूर्नामेंट हुआ है वो हुआ है जिम्बाब्वे में। कहाँ हुआ है? जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे, नामीबिया, नामीबिया ना नाइजीरिया, देख लेंगे इसको एक बार। ठीक है। मैन ऑफ द मैच हुए थे और मैन ऑफ द सीरीज वैभव सूर्यवंशी। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों हुए थे ये। अगला क्वेश्चन है, संगीत कला के पुरस्कार 2026 में किसे दिया गया है? संगीत कला का पुरस्कार नहीं, संगीत कला निधि। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, संगीत कला निधि का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो आर.के. श्री कुमार जी को ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, इसी में एक पुरस्कार और दिया जाता है संगीत कला निधि में, नृत्य कला निधि। ठीक है, दिया जाता है नृत्य कला निधि पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है ये दिया गया था इस बार उर्मिला सत्यनारायण जी को, सत्यनारायण जी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, कौन से डांस करती हैं ये? भारतनाट्यम। एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। नृत्य कला निधि पुरस्कार मिला है उर्मिला सत्यनारायण जी को, भारतनाट्यम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। अच्छा, भारतनाट्यम के संगीत कला निधि पुरस्कार की स्टार्टिंग कब हुई थी? इसकी जो शुरुआत थी ये हुई थी 1942 में, मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा स्टार्ट किया गया था इसे। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसे जो है पहले कर्नाटक संगीत का नोबेल पुरस्कार भी कहा गया। इसे जो है पहले वो कर्नाटक संगीत का नोबेल प्राइज कहा जाता था। अच्छा, 2025 का अवार्ड 2026 में मिलता है, तो 2024 के लिए जो अवार्ड मिला था 2025 में, उसमें संगीत कला निधि अवार्ड किसको मिला था? 2024 वाला 25 में मिलता है। ये मिला था टीएम कृष्णा जी को, टीएम कृष्णा जी को। ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। और नृत्य कला निधि जो पुरस्कार है ये मिलता है आपका नीना प्रसाद जी को, भारतनाट्यम के लिए। इनको भी भारतनाट्यम के लिए मिलता है। सो ये था इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किन देशों की नियुक्ति किया गया है? जनवरी 2026 में कुछ अस्थायी मेंबर्स जो हैं इसमें नामित किए गए हैं। कौन कौन है? तो बहरीन है, कोलंबिया है, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है, लातविया है और लाइबेरिया है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
पाँच कंट्री को जो है इसमें शामिल किया गया है अस्थायी मेंबर के रूप में। अस्थायी मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो 2 साल के लिए होता है। इनका जो कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष के लिए होता है। इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2026 से लेकर के 31 दिसंबर 2027 तक। इसके बाद फिर से दूसरे कंट्री को इनमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र है सुरक्षा परिषद यूएनएससी, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये 15 सदस्य का एक निकाय है। ठीक है, और ये तय करता है कि जो विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे, इसकी गारंटी ये देता है। इसमें जो अस्थायी सदस्य हैं 5, अस्थायी सदस्य हैं 5, वो कौन कौन है उसको देखते हैं थोड़ा। चाइना है, फ्रांस है, उसके बाद आपका रसिया है, यूके है एंड यूएस है। इनके पास वीटो पावर भी होता है। अच्छा, इसके अलावा 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनको हर 2 साल पे रेगुलेट किया जाता है। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अच्छा, ये भी कुछ पूछ सकता है कि भारत जो है अभी तक वो यूएनएससी का कितना बार मेंबर रह चुका है। तो इंडिया जो है अभी तक यूएनएससी का 8 टाइम्स मेंबर रहा है। कितना बार रहा है? 8 बार रहा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा जो घोषित वर्ष होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष होते हैं। जैसे 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो घोषित वर्ष था वो क्वांटम फिजिक्स था। क्या था? क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स था। और 2026 में जो है वो चारागाह भूमि, जिसको रेज लैंड भी कहते हैं, ये पशुपालकों के लिए। 2024 के लिए क्या था संयुक्त राष्ट्र का वर्ड? कैमेलिड। कैमेलिड्स मतलब, ठीक है, मतलब ऊँट के लिए, ऊँटों का वर्ष बताया गया था ये। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र का कुछ कुछ ईयर्स का कुछ वो अपना एक ये देते हैं, घोषित वर्ष करते हैं कि इसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत माता कॉफ़ी टेबल किताब का विमोचन हाल ही में किसने किया है और यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? भारत माता कॉफ़ी टेबल किताब, ये राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पे? दिल्ली में विधानसभा में। ठीक है, भारत माता किताब। अगला क्वेश्चन है कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है किससे संबंधित है, किस राज्य से रिलेटेड है ये? तो आपका अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसको ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में? तो अरुणाचल प्रदेश में एक लोहित नदी है, आप सब परिचित होंगे इस नदी से। लोहित नदी, जहाँ पे 1200 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना चल रही है, उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 के तहत 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेने से रोकने वाले नियम को समाप्त कर दिया गया है? मतलब कि जिसके पास 2 से ज़्यादा, पहले ये था कि जिसके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो स्थानीय चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। अब इस नियम को हटा दिया गया है। तो किस स्टेट में हटा दिया गया है? तो तेलंगाना में। तेलंगाना में, ठीक है। यहाँ आप निकाय चुनाव में जिसके 2 बच्चे हैं वो भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गैलेक्सी प्रो, ये बहुत ही ज़्यादा अभी हाल ही में चर्चा में है। गैलेक्सी प्रो ये क्या है? ये जो है एक तरह से आपका फ्रॉग है। फ्रॉग है तो मतलब फ्रॉग ही होगा, मेढक है। ये एक दुर्लभ, मेढक की दुर्लभ प्रजाति है जो सिर्फ पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन यही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मनोज कोठारी, जो कोलकाता के रहने वाले हैं, उनका हाल ही में 67 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। कोलकाता के रहने वाले हैं ये मनोज कोठारी। वे किस खेल से संबंधित है? मनोज कोठारी जी विलियर्ड्स से, जो पंकज अडवाणी भी यहीं से इसी से रिलेटेड है, विलियर्ड्स से संबंधित है ये मनोज कोठारी जी। इनका हाल ही में निधन हुआ है 67 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है समुद्री सुरक्षा, आपात प्रतिक्रिया और आपातकालीन प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब कहाँ पर लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। क्या चीज़ के लिए? समुद्री सुरक्षा, आपात प्रतिक्रिया और आपातकालीन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब बनाया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन में जल जीवन हरियाली अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित SKOCH अवार्ड, ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान किस राज्य के पंचायती विभाग जो है उसको दिया गया है? SKOCH अवार्ड ये जो है वो बिहार के पंचायती राज को दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में आयोजित 79वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में अंडर 14 बालक कबड्डी स्पर्धा में भारत का बेस्ट रेडर का खिताब जीतकर बिहार का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी कौन है? अभी हाल ही में एक खेल हो रहा था वहाँ पे, राष्ट्रीय विद्या खेल प्रतियोगिता 79 नंबर का। वहाँ पे अंडर 14 के टूर्नामेंट में एक लड़का है, उसका नाम है रजनीश कुमार। इसने जो है बेस्ट रेडर का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है आधार से संबंधित सेवाओं की जानकारी को सरल और सुलभ बनाने के लिए UIDAI द्वारा एक शुभंकर जारी किया गया है। उस शुभंकर का नाम क्या है? उदय। ठीक है। आधार जो है एक शुभंकर जारी किया है आधार से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं उसको सरल और सुलभ बनाने के लिए के उद्देश्य से, तो उसका नाम है शुभंकर का उदय। सो ये था आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि ये जो दोनों हमारा पार्ट था, पार्ट 1 और पार्ट 2, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें थे और हमने सारी चीज़ों को अच्छे से कवर किया हुआ है। आप जो है इससे रिलेटेड बाकी 1 और 2 पार्ट जो है उसको भी देख सकते हैं। अब हम फरवरी का क्वेश्चंस करेंगे। फरवरी जब ख़त्म होगा उसके बाद फरवरी का क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। तब तक हम अपने जो बैक टू जो इंसेंट हिस्ट्री हमारा चल रहा था उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारा एक्सप्लेनेशन और जो वीडियो का स्तर है, क्वेश्चंस का स्तर है, वो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।